तो अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर, जहां पर हम लोगों ने अब पढ़ना है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, मतलब अब आपको किसका नेचर स्टडी करना है यहाँ पर, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का। अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़ करके आए हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ करके आए हैं, जहां पर कि आप लोगों ने क्या देखा था यहाँ पर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपको कोई बॉन्ड क्लीवेज अगर पढ़ाते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि पहले आप बॉन्ड पोलैरिटी को यहाँ पर समझो। बॉन्ड पोलैरिटी को समझने का मतलब है कि मेरे पास जो अल्कोहल मॉलिक्यूल होता है, अब अल्कोहल भी आपके पास तीन अलग अलग हैं, एक तो प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, एक टर्शरी है, और इन सभी में अब हम लोगों को देखना है कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो क्या पोलैरिटी रखेगा, क्योंकि पहले पोलैरिटी का डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद आपके पास जो रिएक्टिविटी है वो हम लोग आगे डिसाइड करते हैं। अगर हम लोग एक ऐसा अल्कोहल लेकर के आए हैं जिसमें जिस कार्बन से OH लगी है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये कौन से डिग्री का अल्कोहल है आपके पास, ये 1 डिग्री का अल्कोहल है। फिर दूसरा वाला अगर हम लोग देखें, जो सेकंड है यहां पर, अब इसमें जिस कार्बन से आपके पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल लगा हुआ है या OH लगी हुई है, ये डायरेक्टली किससे है, 2 कार्बन ग्रुप से अटैच है, और लास्ट वाले में जिस कार्बन से OH लगी होगी वो डायरेक्टली कितने अल्काइल ग्रुप से लग जाएगा, यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप से लग जाएगा। ठीक है, अब हमें OH बॉन्ड नहीं देखना, अब हमें कौन सा बॉन्ड देखना है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड देखना है। ठीक है, पहले वाले में कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं, जो आपके पास प्राइमरी डिग्री का, वो जो आपके पास प्राइमरी लेवल का है, मतलब जो 1 डिग्री है, इसमें कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं, एक, तो यहां पर कितने साइड से इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, एक साइड से, मतलब इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बिहेवियर या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, टोटल 2, और लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं, टोटल 3। ठीक है, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं बताओ, यहां पे जो R लगे हुए हैं ये सब क्या है मेरे पास, ये सब अल्काइल ग्रुप्स हैं, है ना। अल्काइल ग्रुप्स का कैसा नेचर होता है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूंगा उतना ज्यादा आपके पास इस कार्बन तक क्या पहुंच रहे होंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा होगा। आप ऐसा सोचो कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन की तरफ यहां पर जो है वो पहुंचाई जा रही है। अब जब वो कार्बन तक पहुंचेगी ना, तो कार्बन ने खुद बॉन्ड यहां पर किसके साथ बना रखा है, अपने पास ऑक्सीजन के साथ। बॉन्ड बनाने का मतलब है शेयरिंग कर रखी है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, या मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी का रीजन है जो दोनों के पास कॉमन है। अगर कार्बन तक आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच रही है, तो क्या वो उसे खुद तक ही रखेगा या आगे भी पहुंचाएगा, आगे भी पहुंचाएगा। अब ये ऐसा नहीं है कि ये उसको जबरदस्ती करना पड़ रहा है, भाई ऑक्सीजन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर कार्बन तक ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट पहुंच रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो कहां तक चला गया होगा, मेरे पास ऑक्सीजन तक चला गया होगा। यहां पर ऑक्सीजन तक सप्लाई देने वाला एक अल्काइल ग्रुप है, अगले वाले में ऑक्सीजन तक सप्लाई देने वाले 2 ग्रुप है, और यहां पर टोटल कितने ग्रुप है अपने पास, ऐसे ही 3 है। ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, पहले तो इस बात को समझेंगे। अच्छा, पहले यहां पे लिख देते हैं जितना भी अब तक हम लोगों ने देखा है। यहां पे ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, have plus I effect or electron donating in nature। Therefore their plus I effect will also be transferred from carbon to oxygen in COH bond। ठीक है, जो आप यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोक्सिल के बीच में जो बॉन्ड देख रहे हो ना, तो इनका जो मेरे पास प्लस आई इफेक्ट था वो कहां तक पहुंच गया, वो आपके पास ऑक्सीजन तक पहुंच गया। अब ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है आपके पास, ये ऑक्सीजन जो है अपने पास, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि नॉन मेटल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। दूसरी बात है कि क्या ऑक्सीजन पे क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या ऑक्सीजन को कहीं से भी आपको लग रहा है कि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन पे अभी भी बॉन्ड बनाने के बाद जब स्टेबल हो गया उसके बाद भी उसने कितने लोन पेयर बचा रखे हैं, यहां पर 2। इसको कोई जरूरत नहीं है, किस बात की कोई जरूरत नहीं है यहां पर कि इसको भाई आकर के कोई अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कार्बन और ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड टूटता, मैं कहता हूं यहां पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं था, अगर आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ते तो कार्बन पे कैसा चार्ज आता, नॉर्मल कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज आता, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आता आपके पास,
नेगेटिव चार्ज आता, मतलब ये तो प्री डिसाइडेड है। क्या बात प्री डिसाइडेड है कि जब बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीजन वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा और कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट छूटेगा। अब आप क्या कर रहे हो, आप ऑक्सीजन को और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना रहे हो, ठीक है। वो कैसे बना रहे हो, उसको प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके। तो इससे आप मेरे को बताना, इससे बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ी या बॉन्ड पोलैरिटी घटी। इन चीज से, ये जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, इस चीज से बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ रही है या बॉन्ड पोलैरिटी घट रही है? क्या करा इसने, ध्यान रहे, इससे अपने पास जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, कोई बता सकता है क्या रीजन है इसके पीछे? पोलैरिटी का मतलब होता है ना आपके पास चार्ज इंड्यूस कराने हैं आपको। चार्ज का मतलब है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जितने जल्दी सेपरेट हो जाए उतना अच्छा है। तो अब ऑक्सीजन को क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना था ये बॉन्ड तोड़ने के बाद, तो आपने क्या करा, आपने अल्काइल ग्रुप के थ्रू उस पे प्लस आई इफेक्ट तक देखा कि भाई वहां तक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसने नेगेटिव चार्ज होल्ड करना था उसको और ज्यादा अपने पास यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं एक तरीके से। तो वो तो कहेगा कि फटाफट बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है, क्योंकि पहले से ही प्री डिसाइडेड था कि ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान रहे, बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कोई अपने पास एलिमेंट है, कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता हो, आप उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हो, या कोई इलेक्ट्रॉन रिच है पर आप उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हो, इससे पोलैरिटी घटती है, ठीक है। बॉन्ड पोलैरिटी वहां पर बढ़ती है जिसका जैसा नेचर है आप उसके नेचर को और ज्यादा इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहां पर ऑक्सीजन का जो नेचर है वो कैसा है, मेरे पास वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, तो उसको तो चाहिए ही था इलेक्ट्रॉन, तो आपने दे दिया उसको इलेक्ट्रॉन, तो इससे अपने पास बॉन्ड पोलैरिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ये कहेगा कोई बात नहीं, ये तो और सही हो गया कि बॉन्ड कभी ना कभी तो तोड़ना ही था, अब तो फटाफट तोड़ देंगे। अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी कहां पर देखने को मिलेगी आपको, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्शरी में? कहां पर है मेरे पास सबसे ज्यादा, टर्शरी में, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं यहां पर प्राइमरी से, ये आपके पास 1 डिग्री का अल्कोहल है, ये अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल है, अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल है, जैसे जैसे हम लोग प्राइमरी से टर्शरी तक बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने पास यहाँ पे जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये हो गया मेरे पास ऑर्डर किसका, बॉन्ड पोलैरिटी का। और ये कौन सी बॉन्ड पोलैरिटी है, CO बॉन्ड की। आई बात समझ में? तो ये हम लोगों ने जो ऑर्डर बनाया है, ऑर्डर किसका है, अपने पास बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर है। किसकी बॉन्ड पोलैरिटी है, CO बॉन्ड की। अब जहां बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज्यादा है वो रिएक्टिव भी सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि भाई जितना जल्दी आपके पास ये बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी अपने पास रिएक्शन शो कर देंगे। तो इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी कौन होना चाहिए, फिर टर्शरी वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए। तो जब हम कार्बन, कोई भी ऐसी रिएक्शन जो कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के टूटने की वजह से आगे बढ़ती है, वहां पर कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, टर्शरी वाले। तो ये हो गया मेरे पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। बट ये किसकी वजह से, ड्यू टू क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड। अगर CO बॉन्ड टूटता है तो उसकी वजह से आने वाली जो रिएक्टिविटी है वो आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है। यही ऑर्डर आप अगर आप सोचोगे कि भाई मैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में भी फॉलो करा दूं, या कोई ऐसा बॉन्ड जहां पर कार्बन और OH बॉन्ड टूटता, ठीक है, हर जगह अलग अलग तरीके से काम करता है। अभी यहां पर ये जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये ऑर्डर समझ आया, यहाँ पर प्राइमरी से टर्शरी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ऑर्डर क्यों बढ़ रहे हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी का, तो ये रहेगा आपके पास यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो समझ आया आप लोगों को ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में क्या करना है भाई अपने को, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहां पर टूटेगा तो आपको भी पता है कि ऑक्सीजन के साथ अगर मैंने बॉन्ड तोड़ा है तो पूरा का पूरा कौन बाहर निकल जाएगा, यहां से अपने पास अब OH बाहर निकल जाएगा, ठीक है। OH यहां से पूरी बाहर चली जाएगी और कार्बन पे कैसा चार्ज बना करके गई होगी ये, अगर OH गया तो कैसे चार्ज के साथ जाएगा, और कार्बन पे कैसा चार्ज बनाएगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव। इसका मतलब किसकी फॉर्मेशन होने जा रही है यहाँ पे, कार्बोकेटाइन की। तो ये वो रिएक्शन है जहां पे कार्बोकेटाइन बनेंगे अपने पास, ठीक है, अल्कोहल मॉलिक्यूल से कार्बोकेटाइन बनेंगे। तो ये आ गई आपके पास उससे रिलेटेड रिएक्शन। सबसे पहले जो रिएक्शन आ रही है हमारे पास, इसमें हम लोगों को रिएक्ट करा करके देखना है इनको हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड्स जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे HX को हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। अब आपके पास जो हैलोजन है, ये हैलोजन HI भी हो सकता है, हैलोजन आपके पास HBr भी हो सकते हैं, हैलोजन आपके पास HCl भी हो सकता है, ठीक है। ये तीनों ही अपने पास हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, चाहे मैं HI की बात करूं, चाहे मैं HBr की बात करूं, चाहे मैं HCl की बात करूं। अच्छा, एक आपके पास ना HF भी होता है, एक क्या होता है अपने पास, ये HF भी होता है।
बट जनरली ना इसको मैं एक थोड़ा अलग से लिख देता हूं। इसको जनरली ना हम लोगों ने, आप इसके रिएक्शन नहीं पढ़ते हुए देखोगे, ठीक है। HF आप देखोगे कि इसको इग्नोर कर रखा होता है बिल्कुल, मतलब इसको लाते ही नहीं कहीं पर भी। जहां पे भी हेलोजन होता है वो फ्लोरीन नहीं होती, बाकी सबकी बात होती है। क्या रीजन है इसके पीछे कि आपको फ्लोरीन रिलेटेड रिएक्शंस नहीं पढ़ाते हैं, स्पेशली जहां पे हाइड्रोजन भी हो उसके साथ। HF बिल्कुल सही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो HF आप देख रहे हो इसमें क्या होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये आपका HF है, ऐसे एक और HF मॉलिक्यूल होगा, ऐसे ही एक और HF मॉलिक्यूल होगा। तो ये पहले वाले का फ्लोरीन और अगले वाले का हाइड्रोजन, ये सब किससे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। आई बात समझ में? तो HF जो मॉलिक्यूल्स है ना, HF मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से किससे जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड भी कौन सा है ये अपने पास, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। कोई ये मत कहते ना इंट्रा है, मतलब बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोरीन, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। बट पहले वाले का फ्लोरीन और अगले वाले का हाइड्रोजन, वो कैसा बॉन्ड है आपके पास, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसलिए ना इसको अलग ही रखा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो यहां पर आप फॉलो नहीं करा सकते हो। ये रिएक्ट करेगा नहीं जल्दी से। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से लगे हुए, तो इस पे रिलीजेबल या आयनाइजेबल फ्लोरीन नहीं है। क्या नहीं है मेरे पास, इसके पास आयनाइजेबल फ्लोरीन नहीं है। अगर आपने निकाल भी दी, अगर आप निकाल भी देते हो ना यहां से, तो ये F नेगेटिव जो है वो अगले HF को चला जाता है, और यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है जाकर के, HF2 नेगेटिव की। आई बात समझ में? अगर वो फ्लोरीन वहां से रिलीज भी हो गई तो वो जाकर के HF2 नेगेटिव की फॉर्मेशन कर देता है। तो इसीलिए आपको जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन को इन्होंने बिल्कुल यहां से बाहर करा हुआ होता है। इसलिए आप लोगों को फ्लोरीन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, इसकी रिएक्शंस नहीं देते हैं। बचते हैं अब आपके पास ये तीनों। मुझे बता दो इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा अपने पास, HI। क्या रीजन है इसके पीछे, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? क्यों कह रहे हैं HI को सबसे ज्यादा रिएक्टिव? बिल्कुल सही, बेटर लिविंग ग्रुप। क्योंकि आपको भी पता है कि भाई यहाँ पे ज्यादा कुछ होना नहीं है। किस किस का बॉन्ड है यहाँ पे, सिर्फ एक हाइड्रोजन है, उसके साथ हेलोजन है। हाइड्रोजन और हेलोजन बॉन्ड टूटेगा तो हेलोजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब हेलोजन ने जाना है और जाएगा तो नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज छोड़ेगा अपने पास, पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा। तो आयोडीन जो है उसका साइज सबसे ज्यादा है, ठीक है। जितना बड़ा आपके पास यहाँ पर साइज रहता है उतना जल्दी बॉन्ड क्लीवेज जो है पॉसिबल होती है। तो इनमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है मेरे पास, ये जितने भी अपने पास हेलोजन्स अवेलेबल है, I नेगेटिव, ठीक है। जो आयोडीन है आपके पास उसका अपने पास साइज जो है सबसे बड़ा है, इसीलिए वो एक आपके पास बेटर लिविंग ग्रुप हो जाता है। तो इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है फिर, ये HI। तो इसलिए ज्यादातर जो रिएक्शंस होती है उनमें या तो आपके पास आयोडीन लिखी हुई होती है, ब्रोमीन लिखी हुई होती है, ये है उसके पीछे रीजन। अब जो रिएक्शन आपके पास यहाँ पर आने जा रही है, इस रिएक्शन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन हलाइड्स के साथ रिएक्शन। ध्यान रहे, हाइड्रोजन हलाइड्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तो HCl को किसके साथ यूज करा हुआ है, यहाँ पर HCl को किसके साथ यूज कर रहे हैं हम लोग, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। ये अपने पास एक नेम्ड रिएजेंट होता है और इसका नाम क्या होता है, ये ल्यूकास रिएजेंट है, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट होता है आपके पास HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl मिलकर के बनाते हैं आपका ल्यूकास रिएजेंट। अभी जो ल्यूकास रिएजेंट है, जब ये आएगा ये अपना एक्शन यहां पर दिखाएगा, ये भी आपके पास आगे भी आएगा, ये भी आपके पास आएगा इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। टेस्ट का मतलब है अल्कोहल का जब आप टेस्ट करोगे, कैसे टेस्ट करेंगे, कोई अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, अभी वहां पर भी आएगा, ठीक है। अभी आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा ये। तो ये जो लुकास रिएजेंट है ये इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज ये आपके पास अल्कोहल की डिग्री का जो टेस्ट है उसमें लुकास रिएजेंट को हम लोग लगाते हैं। अब यहां पर आप लोग इस चीज को समझना, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में देखो क्या हुआ, CH3CH2OH की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, HCl के साथ हो रही है। अभी जो एनहाइड्रस ZnCl2 है ना, ये जो ZnCl2 अपने पास यहां पर यूज होती है, ये ZnCl2 किसकी तरह एक्ट करती है, ये एक्ट करती है एज अ लुइस एसिड, ठीक है। जो जिंक क्लोराइड आपने लगा रखी है, जिंक क्लोराइड किसकी तरह एक्ट कर रहा है मेरे पास यहाँ पर, एक लुइस एसिड की तरह। लुइस एसिड जो होते हैं आपके पास, लुइस एसिड क्या करते हैं, जो लोन पेयर होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो क्या होता है आपके पास, वो लुइस बेस होता है, ठीक है। तो ये ZnCl2 किसकी तरह एक्ट कर रहा है इस रिएक्शन में, एक लुइस एसिड की तरह। आपको भी पता है कि भाई यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो पूरा OH चला जाएगा, तो अल्कोहल में से OH हटाएंगे, HCl का H हटाएंगे, तो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव ने मिलकर के क्या बना दिया आपके पास, H2O, और ये बन गया CH3CH2Cl, ठीक है। सिंपल है रिएक्शन, हर रिएक्शन में यही हुआ है, देख लो, OH और H पॉजिटिव मिलकर के गए, H2O बन गया, तो ये बन गया CH3CHCl तो ये 1 डिग्री है, तो इसने 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड दिया, इसने 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड दिया, और लास्ट वाले ने कितने डिग्री का अल्काइल हैलाइड बनाया हुआ यहाँ पर, 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड।
जो इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली वो ये है कि सबसे पहला वाला जो पार्ट है अगर आप उसमें देखोगे तो आपको रिएक्शन मिक्सचर को ना हीट करना पड़ रहा है। हीट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी रिएक्शन स्लो है। अब स्लो क्यों है? क्योंकि सबसे पहला वाला जो अल्कोहल है वो कौन सी डिग्री का है अपने पास? 1 डिग्री का। तो अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं कि 1 डिग्री वाले सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और सबसे तेज रिएक्टिव कौन रहता है उसमें अपने पास? 3 डिग्री वाला। तो इसलिए वहां पर हीट ही नहीं करना पड़ रहा है आपको। वो रिएक्शन किस में आगे बढ़ जा रही है? वो तो रूम टेम्परेचर पे ही आगे चली जाएगी। कोई हीटिंग की वहां पर जरूरत नहीं है। लुकास रिएजेंट लगाया गया है HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसी को हम लोग कहते हैं लुकास रिएजेंट। तो ये आपके पास सबसे पहला रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हम लोगों ने तोड़ा। ठीक है, याद रहेगा ये आपके पास टेस्ट फॉर अल्कोहल्स में भी अभी आगे आएगा। अभी इसको भी पढ़ेंगे हम लोग टेस्ट फॉर अल्कोहल्स में। अगली रिएक्शन पे आ जाते हैं जो कि यहां पर लिखी हुई है फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ। अब फॉस्फोरस हैलाइड्स का मतलब है कि फॉस्फोरस और उसके साथ हैलोजन। हमारे पास फॉस्फोरस के 2 हैलाइड्स होते हैं। एक तो ये बनाता है पेंटा हैलाइड्स और एक कौन से होते हैं यहां पर? एक होते हैं ट्राई हैलाइड्स। ठीक है, पेंटा हैलाइड्स का मतलब है कि यहां पर आपका जो फॉस्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +5। और ट्राई हैलाइड्स में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल करके आएगी आपके पास? +3। ध्यान रहिए मैं चार्ज नहीं लिख रहा हूं, कोई ये ना समझे चार्ज है। ये क्या है मेरे पास? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +5 वाला जो है ये आप देख सकते हो यहाँ पर PX5 है और PX3 हो गया ट्राई हैलाइड जो यहाँ पे। दोनों के साथ क्या होता है? दोनों के साथ जो प्रोडक्ट बन करके आता है ना, जो आपका मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट दोनों के साथ सेम रहता है, मतलब बनती अल्काइल हैलाइड ही है। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन भी होती थी, इसलिए आपके सिलेबस से कटवा दिया वहां पे, क्योंकि जब यहाँ पे पढ़ाना है तो फिर वहां पे क्यों पढ़ाएं। ठीक है, लेकिन दोनों के साथ जो निकलने वाला बाई प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है। एक बात आपको ध्यान से सुनना है, यहाँ पर देखो एक बात आपको बताता हूं, इसको कैसे आप ऐसे याद रखना कि जो PX5 और PX3 है ना, अगर आप PX5 को देखोगे तो यहां पर मेरे पास टोटल कितने प्रोडक्ट हैं? ठीक है, प्रोडक्ट एंड साइड पर टोटल कितनी क्वांटिटी है? 3। तो उल्टा कर देना, PX3 है, PX3 में 2 होते हैं, ठीक है, और PX5 में कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इस तरीके से याद रखना, क्योंकि एक आपने PCl5 पढ़ना है, PCl3 पढ़ना है, तो अगर 5 लिखा हुआ है तो 3 प्रोडक्ट बनाने हैं। अब वो आपका प्रोडक्ट याद रह जाएंगे, पर पता है कंफ्यूजन होती है इसमें ना। मैंने देखा है ज्यादातर जो बच्चे हैं वो गलत करते हैं। वो गलत किसमें करते हैं? वो कंफ्यूज हो जाते हैं जाकर के, क्योंकि वो हैलाइड के साथ बाई प्रोडक्ट तो रट के चले गए, पर वो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार PX3 में लिखना था या वाला या PX5 में। तो अगर 5 में लिखा हुआ है तो 3 लिखना उधर। ठीक है, ध्यान रहे 3 पे 3 नहीं बनते, लेकिन 5 वाले में 3 बनते हैं, ऐसे आपको याद रहेगा, क्योंकि मेरे को भी ऐसे याद रहता है। अब ये ROH है प्लस PX5 है, सिंपल सी बात है, अल्काइल हैलाइड यहां से अलग कर देनी है। उसके साथ साथ एक आपके पास बनता है यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सी हैलाइड, मतलब POX3, और अपने पास जो हैलोजन का एसिड है या मैं बोलूं हाइड्रोजन हैलाइड है वो अपने पास बाहर निकल जाएगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप CH3 CH2OH प्लस PCl5 को देखो PCl5 है, ये 5 लिखा हुआ है, तो टोटल इधर कितने बनने होंगे अपने पास? यहाँ पर आपको 3 बना करके देने होंगे। क्या बनेगा? CH3 CH2Cl अल्काइल हैलाइड, ये रहा आपके पास CH3 CH2Cl। फिर उसके बाद क्या बन रहा है अपने पास? फॉस्फोरस का ऑक्सी हैलाइड बन रहा है, तो मतलब POCl3। ठीक है, POCl3। जब तक आपके पास यहां पर 5 है तो यहां पर इसके आगे भी क्या लगाना है आपको? 3। तो 5 पे इधर 3 चलते हैं। ठीक है, 5 पे 5 कुछ यूज नहीं करना है, 5 पे यहां पर 3 यूज करना है। और अब एक जो क्वांटिटी आपके पास बच गई वो था एक H और एक था Cl, क्योंकि एक Cl यहां चला गया, 3 Cl इसको मिल गए, एक Cl बचा है, और वैसे आपके पास एक हाइड्रोजन बची है, तो क्या बाहर आ गया मेरे पास? यहाँ पर HCl बाहर आ गया। ठीक है, सिंपल सी ये रिएक्शन है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं यहाँ पर PCl3 पे। अगर आपने फॉस्फोरस का ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस की ट्राइहैलाइड यूज करी तो देखो क्या होगा। ट्राइहैलाइड पर हमारे पास ना अल्काइल हैलाइड जैसे आपने बनाया था अल्काइल हैलाइड ही बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पास फॉस्फोरस का एक एसिड जो है वो रिलीज होता है, जिसका नाम होता है अपने पास फॉस्फोरस एसिड। ये H3PO3 आप देख रहे हो, H3PO3 को हम लोग क्या कहते हैं? फॉस्फोरस एसिड कहते हैं। ऐसी एक एसिड और था, फॉस्फोरिक एसिड भी था। फॉस्फोरिक एसिड का कोई फॉर्मूला बताएगा? बिल्कुल सही, H3PO4। कहां पे पढ़ा था आप लोगों ने ये? चलो आगे चलते हैं, आगे वाला देखते हैं। यहाँ पे रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का मतलब है SOCl2। तो आपका सल्फर ऑक्सी क्लोराइड जो होती है, सल्फर ऑक्सी क्लोराइड जो आप देख रहे हो, इसी को हम लोग थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर इसकी रिएक्शन हो रही है तो भाई ये वाली रिएक्शन भी आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ करके आगे बढ़ती है। तो HCl बाहर निकालेंगे, यहां से HCl बाहर निकालेंगे तो उसके बाद क्या होता है? ये SO2, ये रहे आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, और HCl पहली बार आ चुका था, और क्या बन गया मेरे पास? RCl बन गया। फिर से बता देता हूं, HCl जो है वो बाहर चला गया आपके पास। अगर HCl बाहर चला गया, ये तो पहले अलग कर देना है, ये तो आपको पहले अलग कर देना है इन द फॉर्म ऑफ RCl, मतलब अल्काइल हैलाइड, अल्काइल क्लोराइड कहते हैं जिसको। ये तो आप पहली बार कर दो।
अब क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा, एक सल्फर बचा, एक और ऑक्सीजन थी तो SO2, ये गैस सल्फर डाइऑक्साइड होती है जो, और HCl आपके पास बाहर आ गई। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है अपने पास यहाँ पर, पायरिडीन। और पायरिडीन का क्या फॉर्मूला होता था, C5H5N। C5H5N जो है इसको हम लोग कहते हैं पायरिडीन। ये आपके पास पायरिडीन का फॉर्मूला रहता है। नीचे आप देख सकते हो एथेनॉल है, एथेनॉल की रिएक्शन हो रही है SOCl2 के साथ। तो मेरे को भी पता है कि भाई बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले C2H5 अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ हेलोजन लगानी है, C2H5Cl बनाएंगे, SO2 अलग करेंगे, HCl अलग कर देंगे, सिंपल सी रिएक्शन। ठीक है, अब आ रहा है आपके पास लास्ट रिएक्शन, जहां पर हम लोग देखेंगे कि जो अब बॉन्ड क्लीवेज है, बॉन्ड क्लीवेज किसकी होगी, एल्काइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। ठीक है, एल्काइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या था कि अब आपको जो बॉन्ड पोलैरिटी है ना, देखो वैसे बॉन्ड अगर देखा जाए एल्काइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर कोई कह रहा है तो वो क्या कहना चाह रहा होगा कि बॉन्ड किसके बीच में टूटेगा, यहां पर R और O के बीच में। बट जो R होता है तो उसमें होती तो कार्बन चेन ही है ना, तो आपकी ऑक्सीजन लगी किसके साथ है, वो लगी कार्बन के साथ ही है। बट बात यहां पर ये है कि यहां पर कार्बन को स्टडी नहीं करना है, क्योंकि यहां पर कार्बन जो है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड पोलैरिटी के कारण ये रिएक्शंस आगे नहीं बढ़ती हैं। ये रिएक्शंस क्यों आगे बढ़ती हैं, आपके पास टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप की वजह से, कि अपने पास जो एल्काइल ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप OH के साथ क्या कर रहे हैं। तो इन रिएक्शंस में ये डिफरेंस होता है एज कंपेयर टू द जो आपने प्रीवियस वन पढ़ी है। अब यहां पे जैसा कि इसका नाम है एसिडिक डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में भी पानी की कमी हो जाती है तो कहते हैं बॉडी डिहाइड्रेट कर रही है। डिहाइड्रेट करने का मतलब है आपकी बॉडी जो है वो वाटर को लूज कर रही है, मतलब वहां पे वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो इन रिएक्शन से भी क्या होगा, इन रिएक्शन से भी अपने पास जो वाटर है वो लूज हो जाएगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन करना है, लेकिन डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में करना है, एक एसिड की प्रेजेंस में, इसलिए इसका नाम है एसिडिक डिहाइड्रेशन। CH3CH2OH। तो अपने पास ये जो कार्बन के साथ OH लगी हुई है, और यहां पर हम लोग जो रिएजेंट देखते हैं, ये रिएजेंट जो यहाँ पे अपने पास यूज किया जाता है कौन सा रहता है, कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 की जो कंसंट्रेशन है ना, आप जैसे जैसे अल्कोहल की डिग्री बढ़ाते जाओगे ये आपको कम यूज करना पड़ेगा। जैसे यहां पर अगर आपको 86% या 92% कंसंट्रेटेड यूज करना है, तो अगर आपने डिग्री और बढ़ा दी, अगर आप 2 डिग्री तक चले गए तो वो 82% पे आ जाएगा, और अगर आप 3 डिग्री तक चले गए तो वो जो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन है वो और कम हो जाएगी। तो मैं जितना ज्यादा डिग्री का अपने पास अल्कोहल लेकर के आऊंगा, उतनी कम कॉन्सेंट्रेशन के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये अपने पास रिएक्शन को शो कर देगा। ठीक है, अब अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो मैंने बोला था कि कार्बन के साथ ये जो OH लगी हुई है, ये आपके पास अल्कोहल मॉलिक्यूल है, तो इसमें अपने पास ये OH लगी हुई है। अगर आपने इस कार्बन के साथ OH निकाली, एक एग्जांपल के लिए आप इसको समझना, अगर ये बॉन्ड टूटता है तो ये ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, मतलब ये कौन से चार्ज के साथ गया होगा, हाइड्रोक्सिल, तो इसने कार्बन पे कौन सा चार्ज छोड़ा होगा, यहां पर पॉजिटिव। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग जो ये वाली कार्बन है, अगर आप इसको देखोगे तो अब यहां से ये वाली जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट होती है, और जब ये वाली हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी तो कौन से चार्ज के साथ जाएगी, और कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ेगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि भाई ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स थे वो कार्बन को मिल गए थे, है ना। बॉन्ड तोड़ने का मतलब है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स किसने रख लिए, कार्बन ने, तभी तो इस पे कैसा चार्ज आया भाई, नेगेटिव। और उसके बाद जब इसके पास वो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे और इसके बगल वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये कहेगा कि भाई मेरे वाले इलेक्ट्रॉन तुम अपने पास लगा लो। तो यहां पर इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एल्कीन की। ये बन गया आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, और रिमूवल किसका हो गया मेरे पास, वाटर का। क्या नाम है इस मॉलिक्यूल का अपने पास जो फॉर्म हुई है यहां पर, इथीन। ठीक है, तो ये अपने पास एक एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आ गया है। ये रिएक्शन आप लोगों ने हेलो एल्केन्स में भी पढ़ा है। हेलो एल्केन्स में इस तरीके का जो रिएक्शन था, क्या नाम था उसका, किस नाम से पढ़ाते थे आपको वहां पर, ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते थे उसको, हाइड्रोजन और हेलोजन जाती थी। ठीक है, या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन उसको कहते थे। तो वहां पे जो आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन आप पढ़ करके आए हो, अल्कोहल में सेम वैसी चीज हमें देखने को मिल रही है, बट यहां पर इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये आपके पास डिहाइड्रेशन। ये हमारे पास 3 अल्कोहल्स है। सबसे पहले वाला जो अल्कोहल है कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। ये कौन सा अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री। और लास्ट वाला कितने डिग्री अल्कोहल है अपने पास यहाँ पर, ये 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब अपने पास जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपसे पूछे ईज, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 अल्कोहल्स आपके पास यहाँ पर है। अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर जो ईज है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, तो अगर मैं ईज ऑफ डिहाइड्रेशन पे आंसर दूंगा तो सबसे इजीली डिहाइड्रेशन किसका किया जा सकता है अपने पास यहाँ पर, 3 डिग्री का। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर रहेगा किसका, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का।
अब इसके पीछे जो रीजन होता है वो रीजन सिंपल सा है, आपको भी पता है कि जो फॉर्म्ड एल्कीन है, फॉर्म्ड एल्कीन आपके पास हाईली एल्काइलेटेड होनी चाहिए, जो कि आपको क्या बताते थे आपके ZZF रूल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जहां पर कार्बन के अलोंग या कार्बन के अराउंड सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन मानी जाती थी। तो वो 3 डिग्री में ही पॉसिबल होता है, फिर 2 डिग्री होती है और उससे नीचे अपने पास 1 डिग्री होता है। और अगर मैं आपको कहूं कि जो कंडीशंस होती है ना, कंडीशंस भी कैसी होती हैं, जो आपने 1 डिग्री बनाया हुआ है ना, 1 डिग्री पर जो आप एसिड लेकर के आ रहे हो, ये एसिड अपना यूज होता है अराउंड 443 केल्विन पर, और 100% कंसंट्रेशन के साथ यूज करा होगा आपने H2SO4, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 डिग्री पर आ जाते हो, जो अपने पास है 2 डिग्री है, 2 डिग्री में ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है सिर्फ आपको 86% यूज करना है, ठीक है। और यहां पर जो टेम्परेचर है वो भी गिर करके 440 केल्विन आ जाता है। और लास्ट वाला तो ऐसा है कि लास्ट वाले में जो कंसंट्रेशन है वो बस आपको 20-22% ही चाहिए होती है। तो यहां तो बस 22% कंसंट्रेटेड H2SO4 लगाएंगे और आपका काम बन जाएगा लास्ट वाले में। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो टर्शरी वाले हैं वो अपने पास क्या है, सबसे ज्यादा यहाँ पर रिएक्टिव है, ठीक है। तो जब रिएक्टिविटी आपके पास बढ़ती है तो आपके पास जो ऑर्डिनरी कंडीशंस है, ये ऑर्डिनरी कंडीशंस आपके पास नहीं रहती हैं, इनको थोड़ा हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। अब आ जाते हैं आगे अपने पास दूसरे पार्ट पर, जो कि रहता है इसका मैकेनिज्म। देखो अब आप लोग इसका मैकेनिज्म समझना, मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है, तो अब देख लेते हैं यहां पर मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। जो आपके पास स्टेप 1 होती है ना, स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में होती है हमारे पास प्रोटोनेशन। और ये प्रोटोनेशन किसका होगा यहां पर, अल्कोहल का। अच्छा मेरे को बताओ एसिड्स का काम क्या होता है, एसिड्स क्या करते हैं आपके पास, हर एक एसिड अपने पास H पॉजिटिव रिलीज करता है, ठीक है। एसिड्स का काम है H पॉजिटिव रिलीज करने का। तो आपको बस ये देखना है कि भाई ये जो H पॉजिटिव यहां पर आ रहा है ये करेगा क्या। अब जैसे आपने यहां पर अभी क्या लिया था, पीछे एथेनॉल ली थी ना, तो चलो एथेनॉल का एग्जांपल ले लेते हैं। आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, वो एथेनॉल दे दें, प्रोपेनॉल दे दें, क्या पता किससे आपसे पूछ ले, मैकेनिज्म समझाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस इतना पता होना चाहिए एथेनॉल प्रोपेनॉल बनते कैसे, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं चेंज हो जाएगा कंपाउंड बदल देने से। ये H पॉजिटिव आ रहा है, ये H पॉजिटिव कहां से आया है, आपने जो एसिड लगाए थे यहां पर, ठीक है। एसिड का सोर्स जैसे अभी हम लोगों ने H2SO4 लिया है, एसिड का सोर्स आपके पास दूसरा भी हो सकता है। H पॉजिटिव को अगर देखा जाए तो एक क्या है आपके पास, एक ये इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल्स को कैसे सेंटर पसंद होते हैं, नेगेटिव सेंटर्स या फिर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो ये H पॉजिटिव जाकर के कहां पर अटैक कर देगा, अपने अल्कोहल मॉलिक्यूल पर। और अल्कोहल मॉलिक्यूल में भी किसके ऊपर जाकर के अटैक करा इसने, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये क्या बन गया यहां पर, ये बन गया आपके पास CH3 CH2, तो ये पहले से ही था। अब ऑक्सीजन ने पहले कितने बॉन्ड बना रखे थे हाइड्रोजन के साथ, एक, अब कितने बॉन्ड बना लिए यहां पर, टोटल 2 बॉन्ड बना लिए। तो अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन के टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 3। कितने बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन आपके पास, 2 की जरूरत रहती है। तो अब इस पे कितने लोन पेयर बचे हैं, 1। और कौन सा चार्ज होल्ड करेगा, अब अपने पास ये पॉजिटिव चार्ज होल्ड करेगा, ठीक है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना करके आया हुआ है। अब इससे क्या हुआ, इससे ना ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गई। क्यों अनस्टेबल हो गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एंटिटी ने पॉजिटिव चार्ज होल्ड किया हुआ है। ये जो चार्ज आप देख रहे हो ये अनस्टेबल है, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ये कभी भी नहीं चाहेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज होल्ड करे, क्यों, क्योंकि ये कैसा एलिमेंट है अपने पास, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अब ये चाहेगा कि भाई एक काम करो, किसी भी तरीके से मेरे को इस चार्ज से आप छुटकारा दिलाओ, ठीक है। अब अगर इसको इस चार्ज से अपने पास बचना है तो अब इसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो अब इसके पास 2 चॉइस है, या तो ये बॉन्ड किसके साथ तोड़े, यहां पर हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, या फिर बॉन्ड अपने पास किसके साथ तोड़े, ये कार्बन के साथ। तो ये जो बॉन्ड यहां पर तोड़ता है, किसके साथ बॉन्ड तोड़ता है यहां पर, अपना कार्बन के साथ। तो जो कार्बन के साथ इसका बॉन्ड लगा हुआ है वो यहां से क्या हो जाएगा, अपने पास टूट जाएगा। और अगर कार्बन के साथ इसका बॉन्ड टूटता है तो मुझे बताना कार्बन पे कैसा चार्ज ये छोड़ करके जाएगा। तो किसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए फिर सेकंड स्टेप में, कार्बोकेटाइन की। तो अपने पास जो सेकंड स्टेप होती है, सेकंड स्टेप में हम लोग लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब यहां पर जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, देखो वो कैसे होगा। ये जो CH3 CH2OH था, जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी लगा रखी है, यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, अब ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, ठीक। क्योंकि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये ज्यादा आपके पास पोलर होता है नेचर में। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां से किसका रिमूवल होने जा रहा है, अब
H2O का पूरा H2O यहां से बाहर चला गया। अभी जब पूरा H2O आपके पास बाहर चला गया तो ये क्या बचा यहां पर CH3 CH2 पॉजिटिव, और क्या बाहर निकल गई मेरे पास यहां पर H2O बाहर निकल गई। अब स्टेप 3 क्या बचता है आपके पास, लास्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, लास्ट स्टेप में ना आपके पास एलिमिनेशन होती है, और ये एलिमिनेशन किसकी होती है, अब आपके पास जो लास्ट बचा है यहां पर H पॉजिटिव की, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि जो ये कार्बन है ना, जिस कार्बन से OH गया है या जिस कार्बन से आपने H2O निकाला है उसी से मत निकाल देना, आपको हाइड्रोजन कहां से निकालनी है, इसके नेक्स्ट कार्बन से। अगर मैं देखूं तो ये कौन सी कार्बन है, अल्फा, और ये कौन सी कार्बन है आपके पास, बीटा। तो हाइड्रोजन की जो एलिमिनेशन है वो कौन सी कार्बन से करनी है हम लोगों को, यहाँ पर बीटा वाली कार्बन से। तो इसको ओपन स्ट्रक्चर में बना देते हैं क्योंकि बॉन्ड क्लीवेज यहां पर शो करना है। तो ये था आपका CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन की तरफ टूट गया तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आया होगा, डेल्टा पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, और कार्बन पे कैसा चार्ज बनाएगा, ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा। आगे आपके पास कार्बन के पास जिस चीज की उसको जरूरत थी, किस चीज की जरूरत थी, यहां पर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब ये इस तक पहुंच गया तो ये इसको भी पहुंचा देगा क्योंकि अपने पास यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो आगे बढ़ाएंगे आपकी रिएक्शन को, और अब ये क्या रह गया आपके पास CH2, और अगले वाले कार्बन के बीच में भी क्या बन जाएगा यहां पर डबल बॉन्ड। तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और लास्ट में देखो क्या बाहर निकल गया हमारा H पॉजिटिव। आपके रिएक्शन को आगे किसने बढ़ाया था शुरुआत में, और लास्ट में आपकी रिएक्शन से बाहर भी कौन निकल रहा है, H पॉजिटिव। तो ये हर मैकेनिज्म में होता है, जिस भी रिएजेंट ने शुरुआत में आपकी रिएक्शन को इनिशिएट किया हुआ होता है वो लास्ट में बाहर भी आ जाता है, नहीं तो आपकी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब अब जो अगला अल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा फिर उसको H पॉजिटिव कहां से मिलेगा, आ रही है बात समझ में। तो अब ये चेन रिएक्शन होती है, चलती जाती है, ठीक है। जो मैकेनिज्म है इसी तरीके से आपके पास मैकेनिज्म काम करते हैं, और इसी तरीके से जो मैकेनिज्म है वो आगे बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। आइए चीज समझ में।